हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वानी एजुकेशन। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ली चैटलियर प्रिंसिपल डिस्कस किया था। अब हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं ताकि ली चैटलियर प्रिंसिपल की हमें अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्योंकि इसके बेस पर एग्जाम में क्वेश्चन बनने के फुल चांसेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले लेते हैं। देखिए, ली चैटलियर प्रिंसिपल ने ये कहा था कि अगर एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में बना हुआ है, आपने उसके अंदर कोई भी चेंज प्रोवाइड किया, चाहे कंसंट्रेशन को चेंज करके, चाहे टेम्परेचर को चेंज करके, चाहे प्रेशर को चेंज करके, देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन विच अंडू द अप्लाइड चेंज। इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जो उस चेंज को मिनिमाइज करेगा या खत्म करेगा। ठीक है, हमने कहा एक रिएक्शन में रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप कंसंट्रेशन का इफेक्ट क्या बोलता था कि अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देगा, हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट को इंक्रीज कर देगा, यानी अपोजिट करेगा। तो इस बात का बेनिफिट ये होगा कि अब अगर मान लो हमें कमांड दे दी गई कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करो, तो आप प्रोडक्ट को इंक्रीज मत करो, आप रिएक्टेंट को इंक्रीज करो, इक्विलिब्रियम अपने आप प्रोडक्ट को इंक्रीज कर देगा। सिंपल सा पॉइंट माइंड में रखिएगा, जिस चीज की आपको कमांड दी गई है यानी क्वेश्चन दिया गया है उससे अपोजिट करो। रिएक्टेंट को ज्यादा करना है तो आप प्रोडक्ट को ज्यादा कर दीजिए, रिएक्टेंट अपने आप ज्यादा हो जाएंगे। प्रोडक्ट को ज्यादा करना है तो आप रिएक्टेंट को ज्यादा कर दीजिए, प्रोडक्ट अपने आप ज्यादा हो जाएंगे, वाइस वर्सा चलेगा। ठीक है, फिर टेम्परेचर का इफेक्ट। टेम्परेचर का इफेक्ट सिंपल ही था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर बेटर एट लो टेम्परेचर एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन आर बेटर एट हाई टेम्परेचर। ये हमने डिस्कस कर लिया था पूरा डिटेल के अंदर। प्रेशर का इफेक्ट, लो प्रेशर, देखिए प्रेशर दो टाइप के हो सकते हैं, लो प्रेशर या हाई प्रेशर। लो प्रेशर शिफ्ट इक्विलिब्रियम टू लार्ज गैस मोल, लार्जर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, लार्जर गैस मोल की तरफ या लार्जर वॉल्यूम की तरफ। ठीक है, लार्जर नंबर मोल्स को हो या लार्जर वॉल्यूम को हो। हाई प्रेशर लेस मोल की तरफ या लेस वॉल्यूम की तरफ। ये कहाँ शिफ्ट करेगा, लेस मोल या लेस वॉल्यूम की तरफ। ये हमने पूरा डिटेल के अंदर डिस्कस कर लिया था। अब इसी का हमने एग्जाम्पल प्रैक्टिकली डिस्कस करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एग्जाम्पल ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल में सबसे पहला हमें एक एग्जाम्पल दे दिया गया, एक रिएक्शन है, ध्यान से देखिएगा। 2N2O, N2O इज नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस भी बोल रहे थे हम इसे। 2N2O प्लस O2 गैस, इक्विलिब्रियम साइन 4NO गैस, और इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू ग्रेटर देन 0 दी गई है। ठीक है, अब इसने कहा व्हाट इज इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट होगा। दो कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। वो कौन कौन सी दो कंडीशन है उनको हम देखते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इन इक्विलिब्रियम व्हेन वॉल्यूम गेट इंक्रीज। इस इक्विलिब्रियम में हम वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, सेकंड, टेम्परेचर गेट डिक्रीज। ये एक इक्विलिब्रियम बना हुआ। ठीक है, इसके अंदर वॉल्यूम को इंक्रीज करें तो क्या होगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करें तो क्या होगा, वो कुछ भी दिया जा सकता है, हमने लॉजिक से समझना है। तो देखिए इसका आंसर, हमारे पास इक्विलिब्रियम है 2N2O गैस प्लस O2 गैस, इक्विलिब्रियम साइन 4NO गैस। सबसे पहले इस डेल्टा H ग्रेटर देन 0 का मतलब समझते हैं। ये हमें एक सिचुएशन दी गई है। ठीक है, डेल्टा H ग्रेटर देन 0। देखिए, जो डेल्टा H गिवन होगा ना वो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए होता है। ये जो डेल्टा H है ये इस फॉरवर्ड रिएक्शन के, इसके अंदर दो रिएक्शन है,
ये एक फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये क्या है, एक बैकवर्ड रिएक्शन है। ये डेल्टा एच फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए होता है, ठीक है। डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव है। अगर डेल्टा एच नेगेटिव हो तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डेल्टा एच पॉजिटिव हो तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इस केस में डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो मतलब वो पॉजिटिव है, तो ये जो डेल्टा एच पॉजिटिव है ये किसके लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे लिए एंडोथर्मिक होगी, ठीक है। और ये जो बैकवर्ड रिएक्शन है, अगर फॉरवर्ड एंडो है तो बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगी, एक्सो। ये बैकवर्ड एक्सो होगी और फॉरवर्ड क्या होगी, एंडोथर्मिक। दिस फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, बैकवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ये पॉइंट क्लियर हुआ, दोबारा क्लियर करते हैं। डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव, और अगर डेल्टा एच पॉजिटिव हो तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो। अगर फॉरवर्ड एक्सो है तो बैकवर्ड क्या हो जाएगी, एंडो, ठीक है। चलिए, पहला हमारे पास कॉन्सेप्ट दिया था, अगर वॉल्यूम गेट इंक्रीज, इस इक्विलिब्रियम के अंदर, ये एक इक्विलिब्रियम बना हुआ है हमारे पास, ये एक इक्विलिब्रियम है, इसके अंदर हमने वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो देखिए फिर क्या इफेक्ट होगा, इसको भी हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। वॉल्यूम को अगर इंक्रीज करें तो हमारे पास बॉयल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर में बॉयल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा, यानी प्रेशर और वॉल्यूम में इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्स है, वॉल्यूम प्रेशर के इन्वर्स है। हमने इस केस में वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया, अगर वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो फिर इससे प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन तो हमें दी थी, वॉल्यूम गेट इंक्रीज। वॉल्यूम को अगर इंक्रीज कर दिया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इस केस में अब हम ये समझ सकते हैं कि इस इक्विलिब्रियम में वॉल्यूम इंक्रीज करने का मतलब प्रेशर डिक्रीज किया, प्रेशर कम कर दिया। और अगर हमने प्रेशर को कम कर दिया तो वो फिर इक्विलिब्रियम को कहाँ शिफ्ट करेगा, टुवार्ड्स लार्जर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ। प्रेशर अगर डिक्रीज हो जाएगा तो ये क्या करेगा, शिफ्ट इक्विलिब्रियम टू लार्जर गैस मोल। तो अब हमें ये देखना है कि गैस के मोल ज़्यादा कहाँ है, सिर्फ ये बात रहेगी। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, इधर रिएक्टेंट में गैस के कितने मोल हैं, 2 मोल, ये गैस है, ये ऑक्सीजन 1 है, तो इधर टोटल हमारे पास गैस के मोल आए 3। रिएक्टेंट में 2 गैस के मोल और 1 गैस के मोल, टोटल 3 मोल है। प्रोडक्ट में कितने गैस के मोल हैं, प्रोडक्ट में टोटल है हमारे पास 4 गैस के मोल। यानी कि अगर हम फॉरवर्ड जाएंगे तो मोल 3 से 4 बढ़ जाएंगे, बैकवर्ड जाएंगे तो 4 से 3 घट जाएंगे। बट कंडीशन देखते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, प्रेशर कम हुआ, प्रेशर कम यानी लो प्रेशर, लो प्रेशर क्या कर देगा, शिफ्ट इक्विलिब्रियम टू लार्जर गैस मोल। तो अब ये लार्जर मोल यानी इसकी तरफ शिफ्ट करने लग जाएगा, इसकी तरफ शिफ्ट करने का मतलब मोल ज़्यादा की तरफ इक्विलिब्रियम जाएगा, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन होने लग जाएगी। इस केस में फॉरवर्ड रिएक्शन टेक प्लेस मोर, फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होने लग जाएगी, मतलब कि NO की अमाउंट ज़्यादा बनेगी, NO विल फॉर्म मोर, NO ज़्यादा बनने लग जाएगा, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर है, वॉल्यूम को इंक्रीज करने से फॉरवर्ड रिएक्शन होने लग जाएगी, फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होने लग जाएगी, ये हमारा पहला आंसर, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया, दोबारा समझिए, वॉल्यूम इंक्रीज किया, वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर कम हो गया तो फिर वो क्या करेगा, लार्जर मोल की तरफ शिफ्ट करता है, लार्जर मोल फॉरवर्ड हो रहे हैं क्योंकि बैकवर्ड में तो 4 से 3 कम हो जाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड कंडीशन, टेम्परेचर गेट डिक्रीज। अब टेम्परेचर इसमें डिक्रीज किया गया है, सेकंड कंडीशन है टेम्परेचर गेट डिक्रीज, टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया। टेम्परेचर को डिक्रीज करने का मतलब टेम्परेचर कम कर दिया, और हमने बताया था एक्सोथर्मिक लो टेम्परेचर पर बेटर होती है,
एंडोथर्मिक हाई टेम्परेचर बेटर होती है। हमने इस केस में टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया, यानी लो टेम्परेचर कर दिया। लो टेम्परेचर करने पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन फेवर होने लग जाएगी। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है इसके अंदर? फॉरवर्ड तो एंडो है, बैकवर्ड क्या एक्सोथर्मिक, यानी इस केस में बैकवर्ड रिएक्शन, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही लो टेम्परेचर पर होगी। टेम्परेचर गेट डिक्रीज, मतलब इस केस में टेम्परेचर हमने क्या कर दिया सॉरी, टेम्परेचर लो कर दिया। लो टेम्परेचर पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन फेवर होने लग जाएगी। ठीक है, लो टेम्परेचर पर एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है? मींस बैकवर्ड रिएक्शन टेक प्लेस मोर। इसका रिजल्ट क्या आएगा? बैकवर्ड रिएक्शन एग्जिस्ट मोर, वो ज़्यादा बनने लग जाएगी। बैकवर्ड का मतलब N2O और O2 ज़्यादा बनेंगे, मींस कंसंट्रेशन ऑफ N2O एंड कंसंट्रेशन ऑफ O2 गेट इंक्रीज। अगर टेम्परेचर कम कर दिया तो बैकवर्ड रिएक्शन होने लग जाएगी, क्योंकि बैकवर्ड ही एक्सो है। ठीक है, इस केस में बैकवर्ड रिएक्शन एग्जिस्ट करने लग जाएगी। तो ये इस क्वेश्चन के हमारे आंसर हो गए कि इस इक्विलिब्रियम के अंदर वॉल्यूम कम किया तो फॉरवर्ड टेम्परेचर, वॉल्यूम ज़्यादा किया तो फॉरवर्ड, टेम्परेचर कम किया तो बैकवर्ड। ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट आ जाए हमने इनसे रिलेट करके इनका आंसर दे देना है। ठीक है, ये था हमारे पास एक न्यूमेरिकल। अब चाहे वो हेबर प्रोसेस हो, कॉन्टैक्ट प्रोसेस हो, इनके हमने न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। ठीक है, इसी टाइप से किसी भी प्रोसेस में कंसंट्रेशन का इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट, प्रेशर का इफेक्ट लगाकर हम किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की अमाउंट को कम भी बना सकते हैं या ज़्यादा भी बना सकते हैं। ठीक है, अब एक और हम इसका एग्जांपल समझते हैं, वो देखिए किस टाइप से होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट जो भी हमने लिखे ना, इनको आप स्पेशल अलग दोबारा भी कहीं नोट कर लीजिएगा, ताकि ये लीचेटलियर के मेन पॉइंट क्लैरिफाई हो जाए। अब जो हमारे पास इसके अंदर एक स्पेशल केस आता है आइस वाटर इक्विलिब्रियम। ठीक है, आइस वाटर इक्विलिब्रियम, इसको समझते हैं। देखो, सबसे कॉमन बात है कि आइस हीट एब्जॉर्ब करेगी तभी वो किसके अंदर कन्वर्ट होगी? वाटर लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगी। आइस जैसे हीट एब्जॉर्ब करेगी उससे ही वो किसके अंदर कन्वर्ट होगी? वाटर लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगी। ठीक है, आइस क्या है? सॉलिड है। आइस सॉलिड है, और ये जैसे ही हीट एब्जॉर्ब करेगी तो वाटर लिक्विड में कन्वर्ट होगी। अब एक चीज देखो, आइस ने हीट को एब्जॉर्ब किया। ठीक है, आइस हीट एब्जॉर्ब कर रही है, इट मींस फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक। हीट अगर एब्जॉर्ब हो जाए तो एंडोथर्मिक, अगर फॉरवर्ड एंडोथर्मिक है तो फिर बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगी? एक्सोथर्मिक। एक तो ये क्लैरिफाई हुआ। फिर फोर्थ चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला एक टॉपिक डिस्कस किया था। उसमें वाटर और आइस वाला स्पेशल एक क्वेश्चन था कि वाई आइस फ्लोट ऑन वाटर। चेक कर लीजिएगा, वहां जाकर हमने पूरा डिटेल के अंदर डिस्कस किया हुआ केमिकल बॉन्डिंग के अंदर वाई आइस फ्लोट ऑन वाटर। अब उसमें हमने एक पॉइंट बताया था कि जो आइस है उसका केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उस केज लाइक स्ट्रक्चर के कारण इट हैज मोर वॉल्यूम। आइस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है उतने ही वाटर के कंपैरिजन में। इट हैज़ लेस वॉल्यूम देन आइस, इसका वॉल्यूम कम हुआ। ठीक है, अब देखिए, अगर हमने मेल्टिंग ऑफ आइस को फेवर करना है, हमारे पास कंडीशन है मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस को हमने मेल्ट करना है तो इसमें प्रेशर और टेम्परेचर की क्या कंडीशन रहेगी? ठीक है, आइस को मेल्ट करना है, प्रेशर और टेम्परेचर की क्या कंडीशन है? ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले टेम्परेचर समझ लेते हैं, वो ज़्यादा इजी है। देखिए, आइस के मेल्ट होने का मतलब आइस का वाटर में बनना, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन हमने ज़्यादा कन्वर्ट करवानी है। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक, एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन आर बेटर एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर बेटर होती है, और वैसे भी कॉमन सेंस है, आइस का अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तभी वो मेल्ट होगी ना। तो ली-चैटली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आइस का मेल्टिंग ऑफ आइस इज एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन आर बेटर एट हाई टेम्परेचर। अब प्रेशर के इफेक्ट देखते हैं। देखिए, प्रेशर के इफेक्ट में
जब हम आइस को मेल्ट कर रहे हैं यानी फॉरवर्ड जा रहे हैं, आइस को से वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये मोर वॉल्यूम से किस में कन्वर्ट हो रहा है, लेस वॉल्यूम की तरफ, मोर वॉल्यूम से लेस वॉल्यूम की तरफ, यानी हमने लेस वॉल्यूम की तरफ शिफ्ट होना है। और लेस वॉल्यूम की तरफ कौन शिफ्ट करता है, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर शिफ्ट इक्विलिब्रियम टू लेस मोल या लेस वॉल्यूम, ठीक है। तो इस केस में प्रेशर भी हमें क्या रखना पड़ेगा, हाई रखना पड़ेगा। हाई प्रेशर क्या करेगा, इक्विलिब्रियम को लेस वॉल्यूम की तरफ शिफ्ट करने का मतलब वाटर ज़्यादा बनने लग जाएगा। सिंपल सी बात, यदि आपने आइस को ज़्यादा मेल्ट करना तो प्रेशर भी हाई चाहिए, टेम्परेचर भी हाई चाहिए। यानी यहाँ से एक बात क्लियर हुई कि अगर हमारे पास एक आइस का सैंपल है, उसे हम दो टाइप से मेल्ट कर सकते हैं। पहला तो टेम्परेचर हाई कर दो तो वो मेल्ट हो जाएगी। दूसरा, अगर हम टेम्परेचर हाई ना करें, उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करें तो भी वो मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि हाई प्रेशर लेस वॉल्यूम की तरफ शिफ्ट करेगा और लेस वॉल्यूम किसके अंदर होता है, वाटर के अंदर, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अब इसी का दूसरा हमारे पास है, ये तो हमने वाटर, आइस और वाटर का लिया, दूसरा वाटर और वाटर वेपर का लेते हैं। दूसरा ये हमने लिया वाटर लिक्विड, इसका इक्विलिब्रियम किसके साथ, वाटर वेपर के साथ। इसको हम वाटर वेपर गैस स्टेट में इसके साथ, ठीक है। इस केस में अगर हमने मोर वाटर वेपर बनाने हैं, वाटर वेपर ज़्यादा बनाने हैं, तो इस केस में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा और प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, ये हमने समझना है। सबसे पहले अगेन वही बात, वाटर हीट एब्जॉर्ब करेगा तभी वो किसके अंदर कन्वर्ट होगा, गैस में, स्टीम में या वेपर में कन्वर्ट होगा ना। वाटर हीट एब्जॉर्ब करके ही वेपर में कन्वर्ट होगा। यानी ये क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक। वाटर ने हीट एब्जॉर्ब की, एब्जॉर्ब होने से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, यानी एब्जॉर्ब करेगा तो एंडोथर्मिक रिएक्शन मींस फॉरवर्ड अगर एंडो है तो बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगी, एक्सो, ठीक है। अगेन ये बात तो कॉमन है, जितना वाटर हम ले उसका वॉल्यूम कम होगा और उससे जो बनने वाले वेपर होंगे वो तो गैस में जाएंगे, और गैस हैज मोर वॉल्यूम, ठीक है। ध्यान रखिएगा, गैस, जितना वाटर आप लिक्विड में लोगे उसका एक लिमिटेड वॉल्यूम है, पर जब आप उसे वेपर में कन्वर्ट करोगे तो उसका वॉल्यूम गैस में जाने पर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अब देखिए, हमने वाटर वेपर ज़्यादा बनाने हैं, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन करनी है, वाटर वेपर ज़्यादा बनाने। फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन अभी हमने डिस्कस किया था हाई टेम्परेचर पर बेटर होती है, ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है, एंडोथर्मिक। एक्सो लो पे बेटर, एंडो हाई पे बेटर, ठीक है। फिर ये बात कॉमन है, वाटर लिक्विड है, लिक्विड को अगर ज़्यादा गर्म करे, ज़्यादा टेम्परेचर दे तो वो ज़्यादा वेपर में कन्वर्ट होगा। प्रेशर का इफेक्ट, जब हम वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करेंगे तो ये लेस वॉल्यूम से मोर वॉल्यूम की तरफ शिफ्ट होगा। मोर वॉल्यूम की तरफ कौन शिफ्ट करता है, लो प्रेशर। लो प्रेशर शिफ्ट इक्विलिब्रियम टू मोर गैस मोल या मोर वॉल्यूम। तो इस केस में प्रेशर हमें क्या रखना पड़ेगा, लो। लो प्रेशर ही क्या करेगा, मोर वॉल्यूम की तरफ शिफ्ट करेगा, क्योंकि वाटर वेपर में वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि अगर टेम्परेचर हाई करें और अगर प्रेशर को अगर हम लो कर दें, टेम्परेचर हाई प्रेशर लो, तो इस केस में जो वाटर है वो वाटर वेपर में ज़्यादा कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ध्यान रख लीजिएगा, ली चैटलियर के हमने कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर के बेस पर कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। ये दो न्यूमेरिकल स्पेशल थे, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें आइस का यूज़ हो रहा था, आइस में वॉल्यूम ज़्यादा होता है, ठीक है। अब कुछ इसके डेली लाइफ के यूज़ भी देख लेते हैं हम, ली चैटलियर के डेली लाइफ यूज़। कि डेली लाइफ में, डेली लाइफ यूज ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल, इसके कुछ डेली लाइफ के अंदर भी कुछ यूज है, ठीक है। पहला यूज देखिए, अगर हम जैसे क्लॉथ को वॉश कर दें तो वो वेट हो जाते हैं, ठीक है। उन वेट क्लॉथ को अगर मान लीजिए आउटसाइड पर सनशाइन, धूप नहीं है, तो हम उन्हें रूम में सुखाते हैं। हमने दो रूम लिए, एक रूम के अंदर भी हमने अपने वेट क्लॉथ डाल दिए और दूसरे रूम में भी वेट क्लॉथ डाल दिए, और एक रूम के अंदर हमने फैन को ऑन कर दिया, दूसरे में फैन को ऑन नहीं किया। अब ये बात कॉमन है
किस रूम के जो क्लोथ हैं वो क्विक ड्राई होंगे, जल्दी सूखेंगे? ऑब्वियस बात है, जिस रूम में हमने फैन चला दिया उस रूम के कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। यानी यहाँ पॉइंट ये है कि क्लोथ ड्राई क्विकर, क्विक लाइट ड्राई होंगे। पहले पॉइंट लिखते हैं, क्लोथ ड्राई क्विकर, क्विक होंगे इन ब्रीज। ब्रीज हम किसे कहेंगे? फ्लोइंग एयर को, ठीक है। अगर एयर फ्लो कर रही है तो वो ब्रीज है। फैन चलाने से एयर फ्लो करने लग जाएगी तो वो ब्रीज है, ठीक है। यानी चलती हुई हवा के अंदर अगर हम कपड़ों को डालेंगे तो वो जल्दी सूखेंगे। इसका रीज़न देखिए, ये हमारे पास एक फैब्रिक का क्लोथ है, ठीक है। हमने इसको जैसे ही वॉश किया तो ये वाटर के मॉलिक्यूल इसके अंदर आ जाएंगे, ये वेट हो जाएंगे, ठीक है। जब वाटर के अंदर, जब क्लोथ के अंदर वाटर मॉलिक्यूल होंगे तो वेट होगा। बट अब एक बात ध्यान से देखिए, अगर आप किसी गीले कपड़े को अपने हैंड से ऐसे टच करके देखो तो आपके हैंड पर फीलिंग आएगी ना कि वो वेट है। वो किस लिए आती है? क्योंकि इनके वेट क्लोथ के आउटसाइड पर भी वाटर कंटेंट होता है, ठीक है। किसी भी वेट कप क्लोथ को अगर हम हाथ लगा के देखें तो पता लग जाएगा ना वो वेट है, क्योंकि उसके बाहर और अंदर जो वाटर, उनमें एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, ठीक है। क्योंकि अंदर वाटर तो फिर वो बाहर भी वाटर, इन दोनों ने आपस में इक्विलिब्रियम मेंटेन किया हुआ है। बट अब अगर मान लो यहाँ से ब्रीज आ रही है, ब्रीज का मतलब फ्लोइंग एयर आ रही है, तो वो फ्लोइंग एयर क्या करेगी? यहाँ से इस वाटर कंटेंट को आगे ले जाएगी, वो तो यहाँ से इस वाटर कंटेंट को हटा देगी। तो एयर के कारण, फ्लोइंग एयर के कारण यहाँ से जो सरफेस से वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव हो गए, तो फिर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया तो फिर दोबारा इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए अंदर से क्या होंगे? कुछ वाटर के मॉलिक्यूल दोबारा सरफेस पर आ जाएंगे, फिर इक्विलिब्रियम मेंटेन कर देंगे। फिर अगर एयर फ्लो कर रही है, ब्रीज चल रही है, तो ये फिर क्या करेगी? जो सरफेस पर वाटर के मॉलिक्यूल थे उनको फिर रिमूव कर देगी, तो यहाँ इक्विलिब्रियम फिर डिस्टर्ब हो गया। तो अंदर से फिर क्या होगा? ये जो वाटर के मॉलिक्यूल है ये यहाँ से फिर रिलीज होकर कहाँ आ जाएंगे? सरफेस पर आ जाएंगे, ताकि दोबारा इक्विलिब्रियम बन जाए। इस टाइप से क्या होगा? जो एयर है, फ्लोइंग एयर है, ब्रीज वाटर से, सरफेस से वाटर के कंटेंट को रिमूव कर रही है और अंदर से वाटर बाहर आ रहा है दोबारा इक्विलिब्रियम बनाने को, ठीक है। ली चैटलियर प्रिंसिपल में भी यही था कि अगर एक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो जाता है? उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जो दोबारा इक्विलिब्रियम बना देगा। यहाँ से वाटर हटेगा, अंदर से फिर वाटर जाएगा, वाटर हटेगा फिर अंदर वाटर जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? थोड़ा सा पॉइंट लिख देते हैं। ड्यू टू ब्रीज, इस ब्रीज के कारण the water vapor on surface of cloth, the water vapors on surface of cloth, surface of wet cloth, जो वेट क्लॉथ है गेट रिमूव्ड, वो रिमूव हो जाएंगे। अब अगर यहाँ से वेट क्लॉथ के सरफेस से वाटर वेपर रिमूव हो गए तो फिर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब, दोबारा इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए इंटरनल पार्ट से वाटर दोबारा सरफेस पर आ जाएगा। हेंस, सो टू री एस्टैब्लिश equilibrium, water came out on surface from interior part, अंदर वाले पार्ट से आ जाएगा बाहर, अंदर वाले पार्ट से बाहर आ जाएगा। यही प्रोसेस बार बार फॉलो होगी तो हमारा जो क्लोथ है वो क्विक ड्राई हो जाएगा। किसके अंदर? ब्रीज के अंदर, एयर के अंदर, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर हवा में हम कपड़े को सुखाएंगे तो वो जल्दी ड्राई अप होगा। ये था हमारा पहला प्रैक्टिकल इसका यूज़। दूसरा हम इसका प्रैक्टिकल यूज़ देखते हैं, वो भी सिंपल सा है कि अगर एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो, नमी हो, तो हमें भी स्वेटिंग ज़्यादा होती है। पहले पॉइंट लिखते हैं, we sweat more on a humid day,
एक ह्यूमिड डे में, एक नमी वाले दिन में हमें भी ज़्यादा पसीना आता है। देखिए जैसे ये जो जुलाई अगस्त वाला जो मौसम है, इसके अंदर थोड़ा एनवायरनमेंट का टेम्परेचर भी हाई होता है, और अगर थोड़ी देर के लिए बारिश हो जाए तो एटमॉस्फेयर में नमी हो जाएगी। उस नमी वाले एनवायरनमेंट में ह्यूमिड डे के अंदर हमें भी स्वेटिंग ज़्यादा होती है। वो किस लिए, इसको हम ऐसे समझते हैं कि थोड़ी देर की बारिश के कारण इतना टेम्परेचर, सारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर डाउन नहीं जा पाता, और उसके कारण क्या आता है कि रेन के कारण एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा हो गई। अब एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर ज़्यादा है, हमारी स्किन फिर ड्राई नहीं रह सकती, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है और यहाँ कम है, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, या तो हमारी स्किन क्या करे, उस वाटर को अब्जॉर्ब कर ले। अब ऐसे हमारी स्किन के पास एक कैपेबिलिटी नहीं है कि वो एटमॉस्फेयर से वाटर वेपर को अब्जॉर्ब कर ले। फिर उसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए हमारी स्किन क्या करते हैं, अपने इंटरनल पार्ट से स्वेटिंग के थ्रू, पसीने के थ्रू वाटर को बाहर निकालने लगे जाती है। वाटर भी अगर यहाँ ज़्यादा आ जाएगा और एटमॉस्फेयर में है तो उनमें इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। अब जैसे उस पसीने को, स्वेटिंग को अगर हम हटाएंगे तो फिर दोबारा इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए निकल जाएगा। यानी कि अगर एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो हमें भी स्वेटिंग ज़्यादा होगी। ठीक है, थोड़ा सा रीज़न लिख देते हैं। इन ह्यूमिड डे, ड्यू टू high concentration of water in atmosphere, कंसंट्रेशन हाई होगी ह्यूमिड डे के में। ठीक है, इन ह्यूमिड डे ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन एटमॉस्फेयर, आवर स्किन रिलीज वाटर, रिलीज more water in the form of sweat to maintain equilibrium with the atmosphere, in the form of sweat to maintain equilibrium with atmosphere। ठीक है, ये यानी कि ह्यूमिड डे में ज़्यादा स्वेटिंग होगी। ये इसका सेकंड हमने प्रैक्टिकल यूज़ बताया। एक और इसका प्रैक्टिकल यूज़ है, वो है, देखो हमें ये बार बार बताया जाता है कि जब भी आप कोई शुगर कैंडी या शुगर टी, कॉफ़ी वगैरह टेकअप करो तो उसके कुछ देर के बाद आपको अपना माउथ वॉश कर लेना चाहिए। वो इसलिए कि अगर मान लो हमारे टूथ के अंदर बहुत ज़्यादा देर तक शुगर कंटेंट रह गया तो उससे हमारे टूथ डिके होना स्टार्ट हो जाएंगे। पहले पॉइंट लिखते हैं, फिर उसको डिटेल करेंगे। टूथ डिके बाय शुगर या स्वीट, कोई भी स्वीट चीज़ हो उसमें शुगर तो होगी, उस शुगर से हमारे टूथ डिके होने स्टार्ट हो जाते हैं। कैसे, इसको हम समझते हैं। देखिए कि जितना ज़्यादा देर तक शुगर या कोई स्वीट चीज़ हमारे टीथ के अंदर रहेगी उतना ही उसके डिके होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। समझते हैं ऐसे किस लिए, देखिए ये जो हमारा टीथ लिया हमने, अब ये टीथ सिर्फ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक किसी शेप का बना हुआ है या पूरा सॉलिड है। इसके अंदर क्या है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट का ये एनेमल लेयर्स की फॉर्म में होता है। इस टाइप से कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट जो हमारे टूथ और बोन को फॉर्म करने में यूज़फुल है। इस टाइप से ये हमारा आगे टिथ का, ये आगे रूट के अंदर हमारे जॉ से जुड़ा होता है। ये हमने अपना एक टूथ बनाया। ठीक है, अब इसकी ये जो लेयर है, इट इज़, ये एक इनेमल है, किस फॉर्मूला CA5PO4 थ्राइस OH, CA5PO4 thrice OH, this is calcium hydroxyapatite, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट। ये टूथ और बोन को बनाने वाला एक मेन इनेमल इंग्रेडिएंट है। ठीक है, मेनली इनसे बनता है। अब देखो टूथ और बोन में क्या है, अभी हमने बताया CA5PO4 थ्राइस OH, ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, कैसे, एक कैल्शियम पर +2 का चार्ज तो 5 कैल्शियम पर भी +2 का चार्ज होगा। एक PO4 पर -3 का चार्ज है
ठीक है। तो यहाँ हमारे पास कितने PO4 हैं, 3 है, तो ये 3 PO4 आ गया प्लस में OH-1, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम मेंटेन है किसका, बोन जिससे फॉर्म होते हैं जिस एनिमल से, वो इस टाइप से आपस में इक्विलिब्रियम के अंदर मेंटेन्ड है, ठीक है। अब शुगर का फॉर्मूला क्या है, अगर हम किसी स्वीट चीज जिसके अंदर शुगर हो, शुगर का फॉर्मूला है C12H22O11। इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोजन आइटम है ना, पर ये हाइड्रोजन आइटम नहीं है। अगर थोड़ी देर तक शुगर हमारे टीथ के टच में रहे तो वहाँ जो हमारे टीथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया हैं वो इस शुगर की फर्मेंटेशन कर देते हैं और उसकी फर्मेंटेशन से H पॉजिटिव रिलीज हो जाता है। अब शुगर की फर्मेंटेशन से क्या रिलीज हुआ, H पॉजिटिव। शुगर की फर्मेंटेशन H पॉजिटिव रिलीज करेगी, ठीक है। दिस इज बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। अब देखिए इससे क्या होगा, हमारे टीथ के अंदर ये इक्विलिब्रियम बना हुआ है, इनेमल के अंदर ये इनेमल की जो लेयर है ना, इनमें ऐसे इक्विलिब्रियम बना हुआ है। हमने शुगर टेकअप की, वो शुगर हमारे टीथ से अटैच हुई, हमारे टीथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया उस शुगर की फर्मेंटेशन कर देगा और उस शुगर की फर्मेंटेशन से H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा। तो ये H पॉजिटिव अब क्या करेगा, इस इक्विलिब्रियम के अंदर OH नेगेटिव है ना, यहाँ से OH नेगेटिव को हटाकर किस में कन्वर्ट कर देगा, वाटर में कन्वर्ट कर देगा, नहीं। तो अब यहाँ से एक बात ये हुई कि ये एक एनिमल की लेयर थी, इसमें से OH नेगेटिव अगर हट गया, ठीक है, और ये H पॉजिटिव फर्मेंटेशन से निकल कर वाटर बन गया, तो ये एक पूरी की पूरी लेयर ही डैमेज होगी, पूरा एनिमल ही डैमेज हो गया। क्योंकि ये कब तक इक्विलिब्रियम में था, जब तक ये OH था, OH दिस और दिस ये मिलकर ये बनेंगे और ये वापस इसमें, पर इसमें से अगर OH नेगेटिव हो गया तो ये पूरी की पूरी लेयर का जो एनिमल है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो ये एक लेयर जिसका एनिमल डैमेज हो चुका है फर्मेंटेशन ऑफ शुगर के कारण, अब ये हमारा टीथ रिड्यूस हो चुका है। इसी टाइप से डे बाय डे जैसे जैसे हम ज़्यादा शुगर यूज़ करेंगे तो फिर फर्मेंटेशन का ये जो लेयर्स है एनिमल्स की कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट की, वो रिड्यूस होनी स्टार्ट हो जाएगी और इससे हमारे टूथ क्या हो जाएंगे, डिके हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ हमने पूरा डिटेल में बता दी। अब इसको थोड़ा सा हम लैंग्वेज की फॉर्म में दे देते हैं। प्लस में क्या था, OH नेगेटिव, इसमें लिखेंगे सिंस टीथ कंटेन, टीथ में क्या होगा, एन इक्विलिब्रियम ऑफ इनेमल CA5PO4 थ्राइस OH, ठीक है, उनका ये इक्विलिब्रियम है। एंड शुगर ड्यू टू फर्मेंटेशन रिलीज, क्या रिलीज करेगी, H पॉजिटिव। ये जो H पॉजिटिव निकले हैं ये इक्विलिब्रियम के OH नेगेटिव से कंबाइन करके वाटर बना लेंगे। These H positive combine with OH negative and reduce enamel layer, और इनेमल की लेयर को यहाँ से अगर OH नेगेटिव ही अगर इसने ले लिया तो फिर एक लेयर का तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर लेयर का एनिमल कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट रिड्यूस होना स्टार्ट होगा तो मीन्स हमारे टीथ ही रिड्यूस होने स्टार्ट हो जाएंगे। दैट इज वाई टूथ डिके फास्टर बाय शुगर, ठीक है। तो इसलिए एक छोटी सी प्रिकॉशंस भी हमने ध्यान रखने कि जब भी हम टी कॉफ़ी या कोई भी स्वीट चीज़ ले, अगर वो हॉट या कोल्ड है तो उसके कुछ टाइम के बाद 30 सेकंड या 1 मिनट के बाद जब टेम्परेचर माउथ का हमारा मेंटेन हो जाए तो हमें उसे पानी से वॉश कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने कुछ प्रैक्टिकल यूज़ ली चैटली प्रिंसिपल के बताए। अब इसका जो हमारा एक मेन पोर्शन अब चलेगा वो है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन KP एंड KC, उसका एक स्पेशल पार्ट होगा तो उसको बिल्कुल मत मिस कीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हम मिलेंगे नए लेक्चर में नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए गुड लक।